तो क्या आपको पता है कि इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं इस यूनिवर्स की करंट एज से भी ज्यादा है? ऐसा प्रूफ मिला है। इस पर साइंटिफिक कम्युनिटी सिर्फ अपना सिर पकड़कर बैठ गई है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यानी ये ऑब्जेक्ट्स हमारे करंट मॉडल ऑफ यूनिवर्स के बिग बैंग से कई गुना ज्यादा पुरानी लगती है। और अब एक फिजिक्स प्रोफेसर ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है कि वो आज जितनी भी है उससे 2 गुना साबित कर दिया है, लगभग 27 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जो कि शॉकिंग है। अब इस प्रोफेसर ने ऐसी क्या कैलकुलेशन कर ली है और उसे JWST से कैसे मैच करवाया है? क्या इस रिसर्च पेपर में ऐसे कोई बड़े सबूत हैं जो हमारे दशकों की रिसर्च से आगे हैं या फिर उनको गलत साबित करते हैं? इसके बेस पर यूनिवर्स की एज, उसकी करंट एज 13.6 से जस्ट डबल कर दिया है, 27 बिलियन ईयर्स कर दिया है। दोस्तों बिग बैंग ज्यादातर लोगों को लगता है साइंटिस्ट बिग बैंग के पीछे क्यों पड़ गए हैं, मतलब बिग बैंग में ऐसा क्या है जो कि पक्का साबित करता हो। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा सबूत ये है कि बिग बैंग ह्यूमंस की मैथमेटिकल लिमिट्स है, जिसे 2 तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला, इस एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन वाले यूनिवर्स से डिफरेंट गैलेक्सीज की करंट एक्सपेंशन रेट को कैलकुलेट करें, जो उसकी करंट पोजीशन बताता हो, यानी गैलेक्सी कितने समय में कितना ज्यादा मूव कर रही है यूनिवर्स के एक्सपेंशन में, जो कि उनकी एक्सपेंशन रेट को दर्शाता है। और फिर उस नंबर को टाइम में पीछे ले जाइए तो वो सारा मैटर जो एक्सपेंड करता हुआ लगता है वो टाइम में पीछे ले जाने की वजह से सिंक होना शुरू हो जाएगा और लगभग 13.8 बिलियन साल बाद सारा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट में सिमट जाएगा। अब इस पॉइंट के आगे क्या है? यहीं पर सारी मैथमेटिक्स रुक जाती है और इसे ही बिग बैंग का पॉइंट या गोला कहा जाता है, जहाँ से बिग बैंग हुआ था। और दूसरा मेथड है बाय सीइंग द डिस्टेंट गैलेक्सीज, मतलब जिस तरीके से हर चीज को हम तक पहुंचने में समय लगता है, जैसे लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट के करीब लगता है, वैसे ही इतनी दूर की गैलेक्सीज को देखो जिसकी लाइट को हम तक पहुंचने में 13 बिलियन ईयर्स लग जाए जस्ट आफ्टर द बिग बैंग। इसे हम बिग बैंग की कंडीशंस को जान सकते हैं। क्या जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या सबूत हमको मिले भी हैं? जिस पर साइंटिस्टों को CMBR यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, और जो साइंटिस्टों ने जब इस यूनिवर्स का पास्ट का मैप बनाया था तो ये रिजल्ट मिला था जिसमें सारे गैलेक्सीज और प्लैनेट्स यानी सारा मैटर बहुत ही पास दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सबूत है, हमारी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये एकदम मैच कर जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे दसियों सबूत ही बिग बैंग के पक्ष में हमें अभी तक मिलते आए हैं। अब इन सब डिफरेंट फिनोमेनास को जानने के बाद साइंटिस्टों ने डिफरेंट सिनारियोज जैसे ब्लैक होल, गैलेक्सी या स्टार फॉर्मेशन, इन्हीं सब बनने में कितना समय लगता होगा, फिर बिग बैंग की कंडीशन से जानकर हमारे सारे यूनिवर्स की एज से इन सब की फंडामेंटल बेसिक साइंटिफिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बना रखा है। और वो सब हमारे बिग बैंग की मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एग्जैक्ट मैच करती है। उनकी टेम्परेचर, केमिकल प्रोपोजिशन, करंट एज एक्सेट्रा इन सब को जानने के बाद और इन चीजों पे और भी बड़े सबूत इकट्ठा करने के बाद JWST ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसे हमने लॉन्च किया था ताकि हमारी कैलकुलेशंस और भी ज्यादा एग्जैक्टली मैच करें और हमें यूनिवर्स के बारे में और भी ज्यादा क्लियरिटी हो। बट JWST ने कुछ ऐसा सुपर मैसिव ब्लैक होल सीरीज 1019 क्योंकि 13.1 बिलियन लाइट ईयर्स पीछे वाले टाइम जोन में दिखाई दिया है, यानी ये बिग बैंग की जस्ट 630 मिलियन ईयर्स की बाद ही टाइमिंग है। और इस टाइम में ये ब्लैक होल सन के मास से 140 करोड़ गुना ज्यादा है। साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया है कि 3 सोलर मास वाले किसी स्टार को कोलैप्स होने के बाद कहीं जाकर एक छोटा सा ब्लैक होल बनता है। मान लीजिए किसी 100 सोलर मास वाले ब्लैक होल भी यूनिवर्स की बिगनिंग में हो, अभी वो अपने इंटायर लाइफ में इतना मास गेन नहीं कर सकता है। ये ब्लैक होल के ग्रो होने की मैथमेटिकल लिमिट है। और ऐसा ब्लैक होल यूनिवर्स की बिगनिंग में पाया जाना बिग बैंग की फाउंडेशन को पूरी तरीके से हिला देता है। बट सेकेंड, उसी टाइम में 17 ऐसी कैंडिडेट गैलेक्सीज भी मिली हैं। 1 2 नहीं, 17 ऐसी गैलेक्सी जो कि जस्ट बिग बैंग के 300 से 600 मिलियन के सालों के बीच में ही दिखाई दी हैं और जिसमें स्टार्स भरे हुए हैं। यानी ये गैलेक्सी सुपर एक्टिव है। और यही बिग बैंग के ऊपर उठा अभी तक के सबसे बड़े सवालों में से एक था, क्योंकि साइंटिस्टों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस सॉल्यूशन को लेकर कनाडा के यूनिवर्सिटीज ऑफ ओटावा के एक प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता ने एक पेपर पब्लिश कर दिया जिसमें उन्होंने यूनिवर्स की करंट एज को जस्ट डबल साबित करने की कोशिश की है, यानी 13.8 बिलियन से 26.7 बिलियन, लगभग 27 बिलियन ईयर्स। अब इसके सबसे पहले आप समझिए, हम जब गैलेक्सीज को इतनी दूर आने वाली लाइट्स को देखते हैं तो वो गैलेक्सीज जितनी दूर होती जाती हैं उनकी वेवलेंथ बड़ी होती जाती है और वो गैलेक्सीज रेड शिफ्टेड होती जाती हैं। यानी यहाँ पर रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है उसके राइट साइड के सारे कलर्स से, यानी वो स्पेक्ट्रम में वायलेट से रेड की ओर और फिर इंफ्रारेड की ओर बढ़ जाती है। अब वो वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग की जाती है, यानी रेड शिफ्टेड बाई 1
तो छोटी वेवलेंथ बनाती है कंपेयर टू रेड शिफ्टेड बाई 10 जहाँ पे वो बहुत बड़ी वेवलेंथ बनाती है। इसके बिहाफ पे किसी भी डिस्टेंट गैलेक्सी या फिर प्लैनेट्स की उम्र तय की जाती है। बट यहाँ पे गुप्ता का कहना है कि ये दूरी कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम दूरी बताती हो सकता है लगभग 21 बिलियन पुरानी हो और इधर उधर टकरा कर अपनी एनर्जी लूज करके कि वेवलेंथ लंबी हुई हो, रेड हुई हो और ये लाइट ही टायर्ड लाइट हो। आप सोचोगे कि ये क्या बात है, तो इसके लिए सबसे पहले टायर्ड लाइट का कॉन्सेप्ट 1939 में स्विस एस्ट्रोनॉमर फिट्जविकी, क्योंकि उस टाइम में बहुत बड़े माने जाने वाले एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने हबल के विरोध में कि यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं कर रहा है, लाइट ही धोखा दे रही है, वो अपनी एनर्जी लूज करके टाइम टू टाइम हमें अपनी एज, जिससे उसकी एज बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। बट आने वाले समय में इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार्यता नहीं मिली क्योंकि फ्यूचर के जितने भी ऑब्जर्वेशंस हुए थे लाइक CMBR, बिग बैंग न्यूक्लियर सिंथेसिस, ये बिग बैंग को और एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को और भी ज़्यादा मजबूत करते गए थे। और जैसा कि टायर्ड लाइट वाली कहानी उस वक्त तो फ्लॉप हो गई थी, बट राजेंद्र गुप्ता ने खाली यही एक मॉडल नहीं उठाया है, एक और CCC मॉडल यानी कोवेरिंग कपलिंग कांस्टेंट। यानी इस मॉडल के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के सारे बेसिक कांस्टेंट्स लाइक C स्पीड ऑफ लाइट, H प्लैंक कांस्टेंट और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। ऐसा इस मॉडल के अकॉर्डिंग होता है। जिसे पॉल डिरैक ने बताया था, इस कॉन्सेप्ट को भी उठाया है और ये भी फ्लॉप था। जैसा कि अभी तक हम समझते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, बट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल फिक्स नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। अब यहाँ पे गुप्ता ने दोनों मॉडल को जोड़ दिया और एक हाइब्रिड मॉडल विद एक्सपेंसिव यूनिवर्स के साथ मिलाकर बनाया TL+CCC मॉडल। और इतना ही नहीं, गुप्ता ने सारे मॉडल को टेस्ट किया जैसे TL+CCC और TL+λCDM। और अगर आपको λCDM नहीं पता है तो CDM होता है यूनिवर्स की शुरुआत वाला कोल्ड डार्क मैटर और लैम्डा है एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि पहले वाला मॉडल है। और इस रिजल्ट को सेट किया तो पता चला कि λCDM+TL मॉडल, तो ये मॉडल अभी भी नहीं समझा पा रहा है JWST के रिजल्ट को। जो पिंक और ग्रीन लाइन है वो JWST के रेड डॉट से कितना दूर है। बट बाय दिस न्यू मॉडल TL+CCC मॉडल, आप देखोगे तो नीचे वाली डार्क ब्लू लाइन परफेक्टली मैच हो पा रही है JWST के रेड डॉटेड मैटर से। अब इस चार्ट में देखोगे ग्रीन और रेड लाइंस करंट मॉडल ऑफ द यूनिवर्स की लाइंस हैं और स्काई ब्लू लाइन JWST वाली लाइन है और डार्क ब्लू वाली लाइन CCC+TL वाली मॉडल है, क्योंकि λCDM वाले मॉडल से 10-15 गुना ज़्यादा वेब के रिजल्ट को शूट करता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस न्यू मॉडल रेड शिफ्ट ऑफ 10, यहाँ पे इसका मतलब हो गया है हम 21 बिलियन ईयर्स पहले देख रहे हैं। अब क्योंकि इस मॉडल में स्पीड ऑफ लाइट भी टाइम में स्पीड कम ज़्यादा करती रहती है, तो इस हिसाब से बट जो करंट मॉडल ऑफ द यूनिवर्स वाला λCDM वाला मॉडल है, उसमें रेड शिफ्टेड बाई 10 का मतलब होता था 13.3 बिलियन ईयर्स। बट अब JWST के रिजल्ट को सेटिस्फाई करने के लिए राजेंद्र गुप्ता का मॉडल काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। ये 5 से 6 बिलियन साल का समय देता है इन गैलेक्सीज को इमर्ज होने के लिए। जो हमारे दूसरे फिजिक्स के मॉडल बने थे लाइक ब्लैक होल मैथ्स, गैलेक्सीज मैथ्स, उन्हें उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंकने की भी अब जरूरत नहीं है। बट गुप्ता ने बहुत से अदर ऑब्जर्वेशंस को कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया है, जो कि इससे भी बड़े सबूत हैं और यूनिवर्स की एज को और भी ज़्यादा बढ़ाने से रोकते हैं। यहाँ पर गुप्ता की ऑब्जर्वेशंस JWST के रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रही हैं, बट बाय कंबाइनिंग टू फ्लॉप थ्योरीज। इसकी वजह से रिसर्चर्स और अदर कॉस्मोलॉजिस्ट को इतनी जल्दी रिजल्ट स्वीकार करना थोड़ा हार्ड होगा। यानी वो उन गैलेक्सीज को और ब्लैक होल्स को लंबे समय में समझना चाहते हैं, थोड़े और भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से। और आपको पता है कोई भी नई रिसर्च इतनी जल्दी 100 साल से चले आ रहे 10 ईयर रिसर्च को इतनी जल्दी फेल नहीं कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा डेटास और लंबा समय लगने वाला होता है। बाय द वे JWST पर इतना पैसा लगाया गया और उसमें पहले ही साल में वैज्ञानिकों के दिमाग का धुआं निकाल दिया, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। और आने वाले 10 से 15 सालों में तो मज़ा ही आ जाएगा। यानी हमारी और भी नई ऑब्जर्वेशंस आने वाले दशकों में हमारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। बाय द वे बिग बैंग से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट को अभी विजिट करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।